चलिए, तो हम लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास शुरू कर दिए थे और छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम लोगों ने पाषाण काल के बारे में बात कर लिया है। मतलब ये जो पाषाण काल है इसको हम लोगों ने देख लिया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास को 3 भागों में बांटे थे, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसके बाद यहाँ पर जो पाषाण काल है इसको हम लोगों ने देख लिया है। अब हमको यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानना है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का तो हमारे छत्तीसगढ़ में कोई भी साक्ष्य नहीं है, तो इसके बारे में जानने लायक भी कुछ नहीं है। लेकिन सिंपल आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में इसका कोई भी साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक, इस प्रकार से यहाँ लिख लीजिए, छत्तीसगढ़ में कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। तो अब देखो 2500 से लेकर के मतलब 2500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी तक के जो समय है वहाँ तक हम लोग देख लिए सिंधु घाटी सभ्यता हमारे छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोई साक्ष्य नहीं है। अब यहाँ पर हम पहुँचते हैं वैदिक, ठीक है, जो वैदिक काल है वहाँ पर। अब देखो यहाँ पे क्या शुरू हो रहा है, 1500 मतलब 1500 बीसी से लेकर के 1500 से लेकर 1947 तक के हमको देखना है। 1500 बीसी से लेकर के 1947 एडी तक हमको देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा शुरू होता है वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल हम लोग पढ़ते हैं, तो वैदिक काल को हमको पढ़ना है। तो जो वैदिक काल है, वैदिक काल में भी हम लोग 2 प्रकार से देखते हैं। वैदिक काल में जैसे कि हम 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसको हम लोग ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। और ऋग्वैदिक काल का हमारे छत्तीसगढ़ में कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। ऋग्वैदिक काल के बाद आता है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में हमारे छत्तीसगढ़ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसको हमको यहाँ पर देखना है। चलिए आगे इसमें समझते हैं। वैदिक काल, तो वैदिक काल में मैंने बोला कि एक तो हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले ऋग्वैदिक काल, मतलब कि 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक का जो समय है या फिर ईसा पूर्व तक का जो समय है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। तो इस ऋग्वैदिक काल में हमको छत्तीसगढ़ से कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक काल, तो इसका छत्तीसगढ़ में साक्ष्य नहीं मिला है। ऐसे लिख लीजिए, छत्तीसगढ़ में कोई साक्ष्य नहीं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आता है क्या, 1000 से लेकर के मतलब कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 600 ईसा पूर्व तक ये कहलाता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, यह उत्तर वैदिक काल। ठीक, उत्तर वैदिक काल। अब इस उत्तर वैदिक काल के बारे में हमको जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो एक तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे कि ये भारत है, ऐसे कि ये जैसे कि मैं भारत इस प्रकार से कुछ बनाया। ठीक है, यहाँ पर इधर ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया, ये ऐसे कुछ। ठीक है, तो जो वैदिक सभ्यता है वो हम जब देखते हैं तो वैदिक जो सभ्यता है उसका विकास यहाँ पर हुआ था। ठीक है, मतलब इस वाले क्षेत्र में जो भी वैदिक काल के हमको साक्ष्य है वो हमको जानकारी यहाँ से मिलती है। मतलब सप्त सिंधु प्रदेश के आसपास ही यहाँ पर सिंधु घाटी की नदी के आसपास, और ये वाला जो क्षेत्र है मतलब भारत का उत्तरी हिस्सा, उत्तर पश्चिम हिस्सा, यहाँ पर हमको वैदिक सभ्यता के जो भी साक्ष्य है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि एक तो इस वाले क्षेत्र में एक विंध्याचल पर्वत के बारे में बात करते हैं।
यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत के बारे में बात करते हैं। इनके बीचों बीच में एक हम लोग नदी देखते हैं, इस प्रकार से एक नदी बहती है जिसको हम नर्मदा नदी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर समुद्र है। समुद्र कौन सा समुद्र है इधर, मतलब अभी फिलहाल कौन समुद्र है उससे हमको काम नहीं है, हमको ये काम है कि मतलब कि भारत के पश्चिमी हिस्से में एक समुद्र है, इतना याद रखना है आपको। ठीक है, अरब सागर है कि बंगाली खाड़ी, ऐसे आपको नहीं ध्यान देना है अभी, यहाँ पर बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर हाँ कुछ समुद्र है, मतलब समुद्र है। तो इसके बारे में जो भी यहाँ पर जो आर्य थे, मतलब कि वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, उनको इसके बारे में जानकारी थी। मतलब कि यहाँ पर जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी, इसको जो वैदिक सभ्यता के जो लोग हैं, मतलब कि जो उत्तर वैदिक काल के जो लोग हैं, उत्तर वैदिक काल में इस नर्मदा नदी को रेवा नाम से पुकारा गया है। मतलब कि रेवा नाम हमको नर्मदा नदी का देखने को मिलता है वैदिक काल में। क्या नाम, रेवा। ठीक है, इसको रेवा बोलते थे। कब बोलते थे, उत्तर वैदिक काल में। इसके अलावा यहाँ पर जो पश्चिम में, मतलब भारत के पश्चिम और भारत के पूर्व में जो यहाँ पर जो समुद्र है, इसके बारे में भी उल्लेख किया गया है। उत्तर वैदिक काल से जो भी हमको ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, जो भी वहाँ से हमको साक्ष्य जो मिलते हैं, उन साक्ष्य में या फिर उन ग्रंथों में हमको ये भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है और भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, उस मतलब उधर जो समुद्र है उसकी जानकारी हमको मिलती है। तो देखो यहाँ पर ये समुद्रों के बारे में उल्लेख किया जा रहा है, ये नदी के बारे में उल्लेख किया जा रहा है। विंध्याचल पर्वत जो यहाँ पर है, इस विंध्याचल पर्वत के बारे में उल्लेख किया जा रहा है। ठीक है, ये विंध्याचल पर्वत है ना, इस विंध्याचल पर्वत के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इन सभी के बारे में जो भी वेद वगैरह हमको जो प्राप्त हो रहे हैं, जो भी साक्ष्य है वहाँ पर, उन सब में मतलब जो ग्रंथ प्राप्त हो रहे हैं, वहाँ से हमको इनका नाम हमको देखने को मिल रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ हमारा कहाँ है, हमारे छत्तीसगढ़ यहाँ पर है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी क्या रहा होगा, जो उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे उनका विस्तार यहाँ तक रहा होगा। मतलब ये लोग इधर भी पहुँचे होंगे। जब ये लोग पूर्व में जो समुद्र है वहाँ तक पहुँच सकते हैं, जब पश्चिम में जो समुद्र है वहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में भी पहुँचे होंगे। तो हमारे छत्तीसगढ़ में हम लोग स्पेशली यहाँ पर ये जगह पर वैदिक सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, वैदिक काल के साक्ष्य मिले हैं, ऐसे हम लोग नहीं बोलते हैं। लेकिन हाँ, हमको ये पता है कि उत्तर वैदिक काल में ये जो नर्मदा नदी है, इसको रेवा नाम से बुलाया गया था। विंध्याचल पर्वत का उल्लेख किया गया है। पश्चिम पूर्व में जो समुद्र है उनके बारे में उल्लेख किया गया है। मतलब स्वाभाविक सी बात है कि इनका जो विस्तार है यहाँ, मतलब यहाँ तक छत्तीसगढ़ तक, ये वैदिक सभ्यता तक जो लोग थे, जो आर्य थे, वो लोग पहुँचे होंगे। ठीक, ये हम लोग इस प्रकार से देखते हैं। तो अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जिसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर लिखेंगे कि बस्तर को दक्षिण दिक के नाम से पुकारा गया है। ठीक है, बस्तर को, है ना, इस उत्तर वैदिक काल में ना ध्यान में रखेंगे, उत्तर वैदिक काल में बस्तर को क्या, दक्षिण दिक, मतलब दक्षिण नहीं, दक्षिक लिखेंगे इसको। ठीक है, एग्जाम में जब पूछा गया था दक्षिक था, हालांकि इसको बोलने के लिए आप बोल सकते हैं दक्षिण दिक, ऐसे दक्षिण दिक के नाम से बस्तर को जाना जाता था। मतलब कि उत्तर वैदिक काल में बस्तर को किस नाम से जाना जाता था पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, दक्षिण दिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, एक तो पहला पॉइंट ये हुआ। अब दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि जो नर्मदा नदी है, अभी जो मैंने आपको समझाया, नर्मदा नदी का नाम क्या था, रेवा। तो नर्मदा नदी को रेवा के नाम से पुकारा जाता था, नर्मदा नदी को रेवा नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट लिखेगा, 2 ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक तो है कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो एक तो जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, इस शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ये जो विंध्याचल पर्वत है, ये जो पूर्व और पश्चिम में जो समुद्र है उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, मतलब कि पूर्व और पश्चिम में जो समुद्र है, पूर्वी और पश्चिमी जो समुद्र है उस सबका उल्लेख किया गया, ऐसे लिख सकते हैं, पूर्व और पश्चिम
के समुद्रों का उल्लेख। ठीक, ये हम लोग समझ गए। इसके अलावा एक और है जिसको बोलते हैं कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, एक और ग्रंथ क्या है? कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। कौशितकी, ठीक है। ब्राह्मण हालांकि आधा हा और म लिखाता है, लेकिन अब लिखने की सहूलियत की वजह से यहाँ पर आधा म और हा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, उसको ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे। कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें जो विंध्याचल पर्वत है उसका जिक्र किया गया है, विंध्याचल पर्वत का उल्लेख है। ठीक है, देखो तो जो वैदिक काल है, वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक काल है, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जो वैदिक काल के जो लोग थे उनको इन सब के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है, मतलब कि पूर्व पश्चिम का जो समुद्र है उनके बारे में जानकारी नहीं थी, नर्मदा नदी के बारे में जानकारी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने जो भी ग्रंथ है उन सब में उल्लेख नहीं किया है। ऋग्वैदिक काल में जो भी हमको ग्रंथ प्राप्त होता है उसमें इन सभी चीज़ों के बारे में उल्लेख नहीं है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हमको उत्तर वैदिक काल के जो ग्रंथ हम लोग देखते हैं, उन सभी ग्रंथ में ये जो भी चीज़ें यहाँ पर अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, सभी के बारे में जानकारी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, नर्मदा नदी का नाम रेवा था, और ये पूर्व और पश्चिम के जो समुद्र है उनका उल्लेख किया गया है। विंध्याचल पर्वत के बारे में हमको देखने को मिलता है। बस्तर को दक्षिण दिक् के नाम से, मतलब दक्षिण दिक् के नाम से जाना जाता था। तो ये जो भी इस प्रकार से जो भी चीज़ें हैं ये हमको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा ध्यान में रखेंगे जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए हुए थे। ठीक है, आर्य का मूल निवास अगर पूछा जाएगा तो मध्य एशिया से आए हुए थे। आर्य स्वर्ण, चांदी, ताम्र और लौह से परिचित थे। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। जैसे कि भारत के इतिहास आप हम लोग पढ़ेंगे तो भारत के इतिहास में जब देखते हैं तो वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि जो आर्य थे वो सोने, चांदी, ताम्र, लौह, ये जो भी धातु हैं इन सबसे परिचित थे। तो इस प्रकार से वैदिक काल हम लोग पढ़ते हैं, और इसके बाद हम लोग अब यहाँ पर रामायण और महाभारत काल को शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले रामायण काल को देखेंगे। रामायण काल में जितने भी जो प्रमुख स्थल है उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसको अगले क्लास में देखेंगे। हर एक टॉपिक का, मतलब चाहे टॉपिक छोटा हो चाहे टॉपिक बड़ा हो, हर एक का एक एक वीडियो अगर हम बनाते जाएंगे तो हमको पढ़ने में आसानी होगी। वहाँ पर आपको जो भी टॉपिक को देखना रहेगा सीधा उसी टॉपिक पे जाकर आप वीडियो क्लिक करेंगे और सीधा आप उसको देख सकते हैं। चलिए, तो हो सकता है कि वीडियो को छोटा अगर लेंथ बन रहा होगा, 15-20 मिनट का भी वीडियो है, तो उसमें आपको माइंड नहीं करना है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग आगे कंटिन्यू करते जाएंगे।